अटल बिहारी आए, उन्होंने रिन्यू किया। उसके बाद में अभी मोदी जी, उन्होंने रिन्यू किया 1921 में। तो ये 10-10 साल वाला क्यों? क्योंकि उनको चमचे मिल जाते हैं, समाज के प्रतिनिधि नहीं मिलते, चमचे मिल जाते हैं, इसलिए वो रिन्यू करते जाते हैं। 40% का ब्राह्मण, एक 40% राजनीति, 50% शिक्षा, 62% नौकरी में है, था मतलब डिस्कशन के आधार पे। और आज तो समस्या क्या है आपकी? आप राजनीतिक दल बना लोगे, एक ठो कर लोगे, हो जाएगी समस्या दूर। ओबीसी की सारी समस्या ओबीसी के पास है, अब दोनों तरफ से मार खा रहा है। आज के डेट में एससी जो है लड़ लड़ के, ये यहां जो खड़ा है सब इधर ऊपर में जो है, वो लड़ लड़ के अपने आज वो 16% हो गया जनसंख्या, और इनको 13% IAS IPS ऑफिसर हैं। आज खड़ा क्यों होता है एससी? एससी आह्वान करता है भारत बंद, भारत बंद हो जाता है। लड़ के लिया है उन्होंने, कोई भीख मांग के नहीं। बाबा साहब के जो रास्ते में चलते हैं वो लड़ते हैं, भीख नहीं मांगते। भीख मांगने से तो आपको कोई दुत्कार देगा, 2 रुपया भी नहीं देगा। नमस्कार मित्रों, मैं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं सुकृति इंडिया। मित्रों, हम बात करने वाले हैं आज पिछड़े वर्ग के समस्याओं की। उनके कारण क्या है, उनके निदान क्या है, द प्रॉब्लम्स ऑफ ओबीसी, रीजंस एंड सॉल्यूशंस। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं विष्णु बघेल जी। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि विष्णु बघेल जी हमारे चैनल पर पहले भी आ चुके हैं और आज वो इस स्पेशल सब्जेक्ट पर बोलने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। विष्णु बघेल जी का संक्षिप्त परिचय मैं बताना चाहूँगा। विष्णु बघेल जी चार्टेड अकाउंटेंट है और वो कुर्मी समाज छत्तीसगढ़ के सबसे पहले चार्टेड अकाउंटेंट है जो 1978 में वो मुंबई से पढ़ के आए हैं। और बहुजन समाज की समस्याओं को लेकर, बहुजन कॉन्सेप्ट को लेकर वो काफ़ी बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं और इस विषय पर उनका अच्छा अध्ययन है। तो आज हमारे बीच में इस विषय पर बात करने के लिए आज यहाँ पर हमारे स्टूडियो में है। तो आइए चलते हैं सीधे विष्णु बघेल जी से इस विषय पर विस्तार से बात करते हैं और उनसे समझते हैं कि पिछड़े वर्ग की समस्याएं क्या है उसका कारण और क्या है उसका निदान। तो आइए चलते हैं सीधे उनसे बात करते हैं। विष्णु बघेल जी, हमारे चैनल सुकृति इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस विषय पर विस्तार से अपनी बात रखेंगे। आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं साथियों, आज के इस सभा में उपस्थित मेरे सारे साथियों, आज हम लोग विशेष विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं और उसमें है अन्य पिछड़ा वर्ग माने ओबीसी, जिसको आज के डेट में और जो है संविधान के शेड्यूल में जो बना हुआ है, उस वर्ग की समस्याएं, उसका कारण और उसका निदान कैसे हो सकता है, एक सॉल्यूशन। भाई हमारे पास तो उसका तो भरपूर भंडार है समस्याओं का, लेकिन उसका निदान भी जरूरी है। तो इसके लिए इकट्ठे हुए हैं और उस विषय पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो चर्चा से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको जानकारी दूंगा, मैं आपको समझाने नहीं आया हूं। मेरे से आप ज्यादा समझदार हैं, आप सभी ज्यादा समझदार। बुद्ध के मैं उस वाणी को मैं आत्मसात करके चलता हूं जिसमें उन्होंने कहा कि यदि कोई चीज किसी धर्म ग्रंथ में लिखा है तो उसको मत मानिए। यदि हम परंपरा सदियों से चलाते आ रहे हैं तो उसको मत मानिए। किसी धर्म ग्रंथ में लिखा है इसलिए उसको मत मानिए। कोई बुजुर्ग कहता है हमारे बुजुर्ग ऐसे कहते आ रहे हैं इसलिए मत मानिए। मैं कहता हूं, गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं कहता हूं इसलिए मत मानिए। मैं मार्गदाता हूं, मैं कोई आपको मुक्ति दिला दूंगा इसकी गारंटी मैं नहीं लिखता हूं। चलना आपको है, मुक्ति आपको पाना है। तो मैं उसी उद्देश्य से आपको जानकारी दे सकूं और आप फ्री हैं। जो आपकी अनुभूति में
उसको आप खोजिए, है ना, क्योंकि बुद्ध ने तीन शरण दिए ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। और उसी को बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो, उसके बाद में संगठित रहो नहीं कहा बाबा साहब ने, नहीं बुद्ध ने कहा। उन्होंने कहा शिक्षित बनो, संघर्ष करो, और उसके बाद में संगठित रहो। हम उल्टा कर हमको भटकाने के लिए ब्राह्मणवाद ने बीच मिला दिया किसको, संगठन को। तो हमारे लोग क्या करते हैं, मैं शिक्षित हुआ, मैं अपना संगठन बना लिया। हर गली कूचे में आपको SC ST OBC संगठन मिल जाएगा, काम धाम कुछ नहीं। व्हाट्सएप में व्हाट्सएप खेलते हैं, जमीनी काम नजर नहीं आता। तो क्यों? क्योंकि वो जो ब्राह्मणवादी सोच के लोग हैं वो हमसे 100 साल आगे चलते हैं, और उन लोग जानते हैं कि कैसे भटकाना है समाज को। तो कुछ नहीं, संगठन को पहले कर दिया, है ना, संघम शरणम गच्छामि पहले कर दिया। देखिए कैलेंडर में कैसे छपता है, बाबा साहब का फोटो और नीचे सब ऐसे छपा रहता है। मैं अभी बता रहा था कि ये इस उद्देश्य से मैं आप लोगों के बीच आया हूं। मैं जो जानकारियां दूंगा आप उसको ऐसे मत मानिए, उसको खोजिए, क्या विष्णु बघेल जो बोल के गया वो सही है, सही है, खोजिए और उसके बाद उसको मानिए, जानो छानो, उसके बाद मानो। मैं मनाने नहीं आया हूं, है ना। तो ओबीसी की चर्चा हम लोग कर रहे थे कि ओबीसी पैदा कैसे हुए। तो बैकवर्ड क्लासेस आपको वो होगा 1902 में। 1902 में छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने रियाया में, अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अंग्रेज कहाँ आए थे उस वक्त? उस वक्त तो अंग्रेज कंपनी आई थी, है ना। अंग्रेजी कंपनी भारत में 1604 में आई, शाहजहां के उसमें जाके वहां से उन्होंने व्यापार शुरू किया, है ना। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे सारे भारत में कब्जा किया। और फूट डालो राज करो नीति इनकी नहीं थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की नहीं थी, अंग्रेजों की नहीं थी, यहां तो फूट डाला हुआ था। आप फूट का यदि देखना है तो वर्ण व्यवस्था में देखो फूट, वर्ण व्यवस्था जो है उसमें फूट देखो। अब वही आरक्षण का दस्तावेज है, जब मैं कारण में जाऊंगा तब उसको डिटेल में आपको बताऊंगा। तो फूट तो यहां थी, आज भी है। देखिए कितनी सारी जातियां हैं। शेड्यूल आपने देखी, शेड्यूल आपने देखी कॉन्स्टिट्यूशन की, मंडल आयोग ने 3743 जाति निकाली है, उसमें जुड़ जुड़ के लगभग 3800 जातियां हो गई ओबीसी की। शेड्यूल कास्ट में लगभग 1500 जातियां हैं सारे भारत में, और शेड्यूल ट्राइब में 1000 जातियां हैं। इस तरीके से लगभग 6500 जातियों में बटा है हमारा जो चौथा वर्ण, जिनको चौथा वर्ण कहा गया, जिनको बैकवर्ड कहा गया, जिनको पिछड़ा कहा गया, वो 6500 जातियों में बटा है। तो बांटा तो पहले ही से था, कटे तो पहले से थे, बटे तो पहले से ही थे। अब ब्राह्मणवाद ने बांटा था, अंग्रेजों ने नहीं बांटा, मुगलों ने नहीं बांटा। मुगल को क्या करना था, मुगल तो यहाँ राज करने आए थे, मुगलों को कुछ नहीं करना था। शकुन कुशवाहा को क्या करना था, वो राज करने आए थे, मुगलों को कुछ नहीं करना था। अंग्रेज भी राज करना था, लेकिन अंग्रेज जो थे वो न्यायप्रिय लोग थे। उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा तबका जो है अशिक्षित है, तो लॉर्ड मैकाले के शिक्षा पद्धति के तहत 1813 का जो चार्टर्ड एक्ट बना, इनको 10-10 साल के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को लाइसेंस मिलता था। कहां से लाइसेंस मिलता था? ब्रिटिश पार्लियामेंट से, कि वो भारत में अपना कारोबार चला सके 10-10 साल में। देखिए जो LLB के विद्यार्थी होंगे उनको वो पढ़ते होंगे उसमें ये हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, उसमें चार्टर्ड एक्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं 1813 के चार्टर्ड एक्ट में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति लागू करने के लिए लॉर्ड मैकाले को अध्यक्ष बनाया गया और सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया 1813 में। 1813 में कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी यहां को लूटने आई थी। 1813 में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्व शिक्षा अभियान के लिए 1 लाख रुपया दिया। 1813 के 1 लाख रुपया कभी कितना होगा? खरबों रुपया में।
अभी उसकी वैल्यू खरबों रुपया। जो लूटने आया है वो यहाँ के शूद्रों के लिए 1 लाख रुपया दे शिक्षा की बात कहीं जमती है क्या? बात कहीं जमती है क्या? नहीं जमती है ना। और क्या कहते हैं, मुगलों ने जातियां बनाई, अभी अभी इनका चल रहा है, मुगलों ने जातियां बनाई, अंग्रेजों ने जातियां बनाई। उनको क्या जरूरत थी जातियां बनाने की? वर्ण व्यवस्था ने आरक्षण दिया और आरक्षण की तरह के तहत वो, अभी मेरा पॉम्पलेट है मैं आप लोगों को दूंगा, उसको डिटेल में पढ़ना ध्यान से, कि इस देश में आरक्षण का जो मूल है वो कौन है? वो है मनुस्मृति। तो उसमें जब अपन कारण में जाएंगे तो डिटेल में बात करेंगे। तो इस तरीके से जो है हमारा शिक्षा हुआ। आज विष्णु बघेल यहां खड़ा है तो ये अंग्रेजों की बदौलत, नहीं तो मैं भी पटका पहन के नांगर जोतता रहता गांव में। हम अपना अपना काम करते रहते, जो काम हमको ब्राह्मणवाद ने बांटा है वो काम करते रहते। तो ये अंग्रेजों की देन है कि आज हम पढ़ लिख के यहां तक पहुंचे हैं। और उस 1 लाख को खर्चा करने के लिए 20 साल लगे, क्योंकि विरोध हुआ यहां। किन लोगों ने विरोध किया? जिन लोगों का हित अहित होता तो हमारे हित में था शिक्षा की, हम हमारे लिए शिक्षा के द्वार खोले। जिनका अहित होता उन्होंने विरोध किया, 20 साल तक एक लागू होने नहीं दिया। तो 1933 में कार्य योजना बनी 1 लाख को। तब तक बैकवर्ड क्लास के नाम से हम जाने जाते थे। 1813 1833, नॉट 1933, सॉरी। उसके बाद में इस शिक्षा के तहत ज्योतिबा फूले शिक्षित हुए और वो आगे बढ़े। तो उसमें कारण में मैं बताऊंगा डिटेल में। तो ऐसे होके 1902 में छत्रपति साहू जी महाराज, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने भी 2 तरीके से यहां राज किया। एक तो जहां पर कोई स्टेट नहीं था, स्टेट माने रजवाड़ा नहीं था, उसको उन्होंने स्टेट बनाया, राज्य बनाया। और जहां पर राजवाड़ा ऑलरेडी था तो उस राजवाड़ा में कब्जा करके एक अपना पॉलिटिकल एजेंट बैठा के उस राजवाड़े में उन्होंने राज किया। उनका काम था वहां से वो कर वसूल करना और एक्सचेकर में जमा करना। तो जी कोल्हापुर जो नरेश थे वो अपने राजा थे कोल्हापुर के, छत्रपति साहू महाराज। 1902 में अपने जन्मदिन में 26 जुलाई सन 1902 में उन्होंने उलट दिया आरक्षण को। इसीलिए बहुजनों के लिए, शूद्रों के लिए, पिछड़ों के लिए आरक्षण के जनक यदि कोई है तो छत्रपति साहू जी महाराज। और उनका ऑर्डर क्या था मालूम है आपको? ऑर्डर सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। ऑर्डर यह था कि मेरे राज्य में 50% कम से कम पिछड़ों को आरक्षण रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन में, क्लास 1 क्लास 2 सब में। तो ये हुआ और तभी से हिंदू शब्द का वहीं से विश्व हिंदू परिषद बना, वहीं से हिंदू शब्द जो है। और इन्होंने, इनके गुरुजी हेगड़ेवार की मेरे पास पूरा उनका वॉल्यूम है। गुरुजी क्या संकल्प नहीं, क्या सकल ऐसा करके 8-10 वॉल्यूम, उसमें लिखते हैं हेगड़ेवार जी, हिंदू कोई धर्म नहीं, एक अम्ब्रेला है, एक छतरी है, उसके नीचे हमको सबको लाना है। यदि ब्राह्मणत्व को या उसको बरकरार रखना है तो इस छत्र की नीचे सबको लाना पड़ेगा। ये लिखा है उन्होंने, मेरे पास है, ये चाहिए तो मैंने देखना हो तो आ सकते हैं। तो ये कभी नहीं, 1902 में पहली बार इनको लगा कि यदि हम अपनी ब्राह्मणी छत्री को बढ़ाते नहीं है तो हम लोग अलग थलग पड़ जाएंगे, क्योंकि इनकी जनसंख्या 3.5% इनकी जनसंख्या। और इनको भान हो गया 100 साल आगे का कि भाई वोटिंग राइट्स आने वाले हैं। अब इंग्लैंड में जैसे वोटिंग राइट्स हैं, वोटिंग राइट्स यहाँ आएंगे। और यदि हम अकेले पड़े 3.5% के लोग, कभी राजा नहीं बन पाएंगे। तो फिर उन्होंने हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद, ये वो दुनिया भर का 1902 से शुरू हुआ। तो ये जो बात हुई, तो वहां से फिर मैं यहां तक आ गया 1928 में ये
किसका वो था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पहले, तो वो उनका जब यहाँ आया कुनबा, तो इन्होंने साइमन कमीशन आया यही जानकारी लेने कि 1833 का जो एजुकेशनल वो था हमारा एम था इस देश के में सर्व शिक्षा अभियान चलाने का, उसका कितना फायदा आम जन को मिला है, जिनके लिए हजारों साल से शिक्षा के द्वार बंद कर दिए गए थे, उनको कितना फायदा मिला ये जानने के लिए आया। तो ये जितने भी सवर्ण नेता थे, उस समय तो सवर्ण ही नेता थे, हमारे कहाँ नेता थे, ज्योतिबा फुले के पहले कौन थे नेता, कोई नहीं था। तो इन्होंने विरोध किया और विरोध किया, लेकिन अंग्रेजों ने बाबा साहब को एक प्रतिनिधि के रूप में वहां बुलाया और पिछड़ों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया। 2 वोटिंग राइट कम्युनल अवार्ड जिसको कहते हैं वो हासिल हुआ, और कम्युनल अवार्ड हासिल होने के बाद में तीसरे मीटिंग में गांधी जी नहीं गए, यरवदा जेल में वो बंद थे, वहां पर अपने जीवन का सबसे बड़ा आमरण अनशन 21 दिन का उन्होंने किया। क्यों किया कि ये 2 वोटिंग राइट है उसको वापस लो। अब आप जानते हैं हमारे इसको, है ना, तो उनको वापस लेना पड़ा, बहुत विषम परिस्थिति में उन्होंने वापस लिया, समझौता किया, तो वो आरक्षण वाला वो नियम लिया। ये उसमें हमारे लोगों ने, ओबीसी के लोगों ने, एसटी के लोगों ने माने साथ नहीं आए उस समय। तो वहां केवल 1932 के जो कम्युनल अवार्ड के बाद में एससी को ही आरक्षण मिला, तो बाकी के जो पिछड़े थे वो अलग हो गए। और अंग्रेजों के रहते रहते 1941 में शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को आरक्षण मिला, तो शेड्यूल कास्ट कट गया, शेड्यूल ट्राइब कट गया 1941 में, अंग्रेजों के समय ही मिल गया था एसटी के लोगों को भी। तो बचा कौन, पिछड़े बचे ना। पिछड़ों के नेता एचडी सिंह चौरसिया वकील साहब थे उत्तर प्रदेश के, वो बाबा साहब के साथ कहने लगे अपने लोगों को, बाबा साहब ने कहा कि भाई तुम अपने लोगों को मना के ले आओ, अभी ये मिल जाएगा, हिस्सेदारी मिलेगी, हिस्सेदारी के लिए लड़ेंगे तो मिलेगा, नहीं लड़ेंगे तो नहीं मिलेगा। नहीं आया, हमको छोटी जाति नीच जात नहीं बनना है, हमको शेड्यूल कास्ट चमारों के साथ नहीं बैठना है, नहीं आया। और बल्कि शिव दयाल सिंह चौरसिया जी को काला मुंह करके उसको भेज दिया, जाओ काला मुंह करो भागो। बहुत दिनों बाद शिव दयाल जी, अभी बहुजन आंदोलन में हम लोग थे तब वो जिंदा थे, मैं 88 से जुड़ा। तो ऐसे हमारे लोगों ने इसको नकारा, तो हम लोग क्या कहे जाने लगे, ओबीसी। एससी कट गया बैकवर्ड्स में, एसटी कट गया, उसके बाद जो बचा उसको क्या कहेंगे, तो अदर बैकवर्ड क्लासेस वहां से शुरू हुआ, वहां से 1941 से अदर बैकवर्ड क्लासेस शुरू हुआ। ठीक है, अब समस्या देखें तो सारी समस्याएं अदर बैकवर्ड क्लासेस के पास ही हैं। चौक है क्या? ये सामाजिक व्यवस्था जो है इस देश की ऐसी है, ठीक है, खड़ी सामाजिक व्यवस्था है, ठीक है, सम्मान के हिसाब से और सारे हिसाब से। और यहां पर जो है सबसे ऊपर ब्राह्मण बैठा है, उसके बाद क्षत्रिय या ठाकुर या जो भी बोलो, और ये वैश्य 4 वर्ण हैं, और इसके बाद में शूद्र। अब उनमें आज के डेट में क्या है, ये खड़ी है व्यवस्था थी, ये मैं 1931 की बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास 1931 के जनगणना के आंकड़े हैं। उसके बाद में जनगणना हुआ ही नहीं। हमारे दोस्त लोग चिल्ला रहे हैं भैया जनगणना करवा दो, ओबीसी की भी जनगणना करवा दो। 1941 के बाद में अंग्रेजों के रहते रहते 1941 में नहीं हुई जनगणना जातिगत। मेरे पास सेंसस है 1921 का रखा हुआ है, सीपीएन बरार का। 1931 में लास्ट जनगणना हुई अंग्रेजों के समय में। 1951 में जब जनगणना हुई तो ओबीसी का कॉलम नहीं था, और उसके बाद आज तक 2021 में तो जनगणना हुआ ही नहीं। हुआ क्या?
चिल्ला रहे हैं सब ओबीसी के लोग कि हमारा कॉलम अलग बनाओ और हमारी जनगणना अलग कराओ, कैसे हमारे लिए आप योजना बनाएंगे, हमारे विकास के लिए योजना बनाएंगे, जब तक आपको आंकड़े नहीं है कि इतने हैं। और उस समय जो आंकड़े हैं, ये यहां पर आइए, यहां पर ये ओबीसी के लोग हैं। अब मैं ये 1931 के आंकड़े दूंगा आपको क्योंकि उपलब्ध हैं, और ये एसटी और ये एससी, ठीक है, ठीक है। ये 1931 में 3.5% थे। एक मिनट थोड़ा सा देख लेता हूं उसको, है ना, ये 3.5% थे, ये 5.5% थे क्षत्रिय लोग, ये 6%। ये 1931 का आंकड़ा है। अभी ये कम हो गए होंगे। क्यों कम हो गए होंगे? एक वाला एक यूनिट, वो जो है क्या कहना चाहिए, परिवार की व्यवस्था, इन्होंने कहा एक बच्चा रहेगा तो ज्यादा अच्छे से पढ़ेगा, तो इनकी जनसंख्या कम हुई। ओबीसी की जनसंख्या उस बार थी 52%। एसटी उस वक्त था, अभी बढ़ गया है, लेकिन उस वक्त जनजाति 7.5% और 10.5% ये। तो यहां जोड़ेंगे तो आपको 15% मिलेगा, यहां जोड़ेंगे तो 85 मिलेगा। जो 1585 की हम बात करते थे, 1585 की बात करते थे ना बहुजन आंदोलन में हम लोग, तो ये यहीं से 1931 के भारतीय इसके जनगणना के आधार पर ये बात करते थे, ठीक है। और यहां देखिए, ये सामाजिक व्यवस्था थी, खड़ी थी, ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ। अब आप धर्म ग्रंथों की तरफ मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि उसमें सब में इनकी श्रेष्ठता ही लिखी हुई है, और इन्होंने ही लिखी है, क्योंकि हमको तो पढ़ने का अधिकार था ही नहीं। क्षत्रिय जो हैं, अब इनको आरक्षण कैसे दिया वर्ण व्यवस्था ने? इसको 100% शिक्षा, इसको 100% इसको मिल गया शिक्षा, ठीक है। इसको 100% धन धरती राजपाट, धन धरती राजपाट, इसको 100% व्यापार और उद्योग, ठीक है, ठीक है। हमारे पास क्या बचा है? एक ने शिक्षा ले लिया, एक ने धनधरती ले ली, तीसरे ने व्यापार और उद्योग ले लिया। हमारे पास बचा श्रम, गुलामी। अपने धर्म ग्रंथों में ब्राह्मणों ने लिख दिया, तीनों वर्णों की सेवा करना चौथे वर्ण का परम कर्तव्य है, ठीक है। इस तरीके से हमारे लोगों से शिक्षा, धनधरती, व्यापार सब छीन लिया। आज के डेट में ये इतराते हैं कि हमारे पास, और उस समय क्या हुआ, धनधरती, हालांकि बाद में पृथ्वी पर छीन लिया उनके, वो राजवाड़ों को मिला लिया गया। उसके बाद में ये जो बीच वाले हैं, क्षत्रिय या ठाकुर जो हैं, उन लोग कमजोर हुए हैं, उसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन बाकी के दो वैश्य, आज देखो, आज के इसमें मैं 1931 का आंकड़ा दूंगा आपको, आप लोगों को, कि व्यापार में किसका कितना है, किसमें क्या कितना है ना। तो ये जो है, ये आरक्षण इनको मिला, और इसके तहत आज भी देख लीजिए, इस देश के संसाधन के लगभग 95% से ज्यादा, तो ये आरक्षण के तहत आज भी ये देश करा रहा है। क्या कर रहा है? करा रहा है। 95%, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, और 95% जो इस देश का उद्योग और वो व्यापार आज बनिया इतराता क्यों है? इसीलिए कि उसके पास आर्थिक संसाधन बहुत 95% है इस देश, हमारे पास 5%। तो ये सब उस आरक्षण का लाभ उन्होंने लिया जो 2200 साल पहले इस देश में लागू किया। कारण में अपन जाएंगे।
और इसमें आप देखिए, अब विभिन्न, अब आप हमारे समाज की स्थिति हम किन किन मापदंड से नापेंगे। राजनीति में क्या क्या है, ये जो स्थिति मैं दे रहा हूं, 1993 में जब मंडल आयोग लागू हुआ तो खूब हाहाकार मचा, खूब हाहाकार मचा कि बोले ये क्या कर रहे हैं, देश में तो फूट पड़ जाएगा, ये पड़ जाएगा, वैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, है ना, अयोग्य लोग आ जाएंगे, सबसे बड़ा इनका ये होता है अयोग्य लोग आ जाएंगे। तो ये अभी 1993 में बहुत बड़ी चर्चा हुई इसको लागू करने के पहले। सारे देश में मंडल आयोग के विरुद्ध हाई कोर्ट में वहां रिट पिटीशन फाइल किए गए और उसको 1990 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास ले लिया। और उसके 1990 में लागू होने से पहले जब चर्चा हुई तो विभिन्न जो वर्ग हैं भारतीय समाज के, उनकी स्थिति मैं बता रहा हूं आपको। राजनीति में उस समय जो है ना, मैं पूरा बता देता हूं। ये 15 के लोग जो हैं, मैं टोटल में बता रहा हूं, एक एक कर नहीं बता रहा हूं। इसमें सबसे ज्यादा राजनीति में इनका है 66.5%, ठीक है। और हमारे लोगों का ये है जो बचा हुआ हमारा तो 33.5% ये राजनीति में, ठीक है। उसमें ओबीसी का कितना, तो ओबीसी जिनकी जनसंख्या 52 है, इनका था 8%, है ना। ये 66 और ये 33, ये 100 हो जाएगा। लेकिन इसमें से 33 में से 8% ओबीसी के लोगों का था 90 में। अब आपको लगेगा कि भाई फिर बाकी के जो है 25% बड़ा अच्छा शेयर है एससी एसटी के लोगों का। तो वो क्या है मालूम है आपको? जो आरक्षण मिला है ना, आरक्षण से जो जीत के जाते हैं वो लोग हैं। और कितना परसेंट है आरक्षण अभी भी? ये बढ़ा है थोड़ा, नहीं बढ़ा है अभी भी। ये देखिए, ये 10.5 और ये इनको कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल रिजर्वेशन एससी एसटी के लोगों को जनसंख्या के बराबर मिला हुआ है। इसलिए ये जो है 18 और 19% करीब लोग, 10.5 और 7.5 कितना हुआ? 18 हुआ ना। 18% लोग चुन के जाते हैं, 137 लोकसभा में चुन के जाते हैं। कितना रिप्रेजेंट करते हैं उन लोग? एससी और एसटी के बात में कितनी बात करते हैं। और बाबा साहब ने पॉलिटिकल रिजर्वेशन को मात्र 10 साल के लिए दिया था। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। और बाकी सब रिजर्वेशन कोई लिमिट नहीं था। दिग्भ्रमित करते हैं हमारे लोगों को। प्रशासन में रिजर्वेशन कोई लिमिट नहीं। उनका कहना था जब तक जिसकी जितनी संख्या है उतने तक नहीं पहुंच जाते, बाकी रिजर्वेशन जारी रहेगा। केवल पॉलिटिकल रिजर्वेशन 10 साल तक रहेगा। लेकिन जो भी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, या जो भी पार्टियां सत्ता में आई, उसने क्या किया? आरक्षण को हर 10 साल में रिन्यू करते गए। आरक्षण के विरुद्ध काम करेंगे, लेकिन ये 137 लोकसभा के सदस्य जो जी हुजूरी करने जाते हैं, जिनकी कोई आवाज नहीं है, ऐसे लोगों को चुन के लाने के लिए एक बहुत बड़ा उनको सपोर्ट मिल जाता है, आधार मिल जाता है। 137 सांसद मतलब क्या? कभी उनको देखा आवाज उठाते एससी के बारे में संसद में? कभी देखा आपने उनको आवाज उठाते एसटी के बारे में संसद में? तो ये रिजर्वेशन से चुन के जाते हैं। और इसको कांग्रेस बीजेपी दोनों ही रहे सत्ता में, वो 10-10 साल के लिए रिन्यू करते। अटल बिहारी आए, उन्होंने रिन्यू किया। उसके बाद में अभी मोदी जी, उन्होंने रिन्यू किया 1921 में। तो ये 10-10 साल वाला क्यों? क्योंकि उनको चमचे मिल जाते हैं, समाज के प्रतिनिधि नहीं मिलते, चमचे मिल जाते हैं, इसलिए वो रिन्यू करते जाते हैं। तो इस तरीके से, और 52% के यहां 7.5 हो गया, यहां 10.5 हो गया। 52% के ओबीसी के लोग हालत बहुत खराब थी। ये अपने दम पर जीत के जाते। दम पर मतलब क्या? इनकी खुद की पार्टी तो है नहीं कोई। दम पर मतलब कांग्रेस बीजेपी के रहमो करम पे ये लोग जीत के जाते, ठीक है। तो ये 8% थे।
इसी तरीके से हम देखते हैं शिक्षा में, उस समय की ये है, शिक्षा में खैर नौकरी में आते हैं और नौकरी फर्स्ट क्लास नौकरी में इनका जो था ये 87%। कौन? ये सवर्ण लोग। इसमें सबसे ज्यादा ब्राह्मण 62% और कुल मिला के 87% ये सवर्णों का। ठीक है, हमारा था नौकरी में 13%। ये क्लास 1 की नौकरियां हैं, ये क्लास 4 में तो हमारे लोग ज्यादा होंगे, ये क्लास 1 की नौकरियां हैं, है ना। और व्यापार में और देख लें, क्योंकि व्यापार एक चीज और देखते हैं, क्योंकि ये आरक्षण से फिर बात करेंगे। व्यापार में बनिया के पास 60% और टोटल लोगों के पास व्यापार उस समय था 97%, 97%। ठीक है, और हमारे पास 3% SC ST OBC के पास। भूमि भी वैसी, भूमि हमारे पास, इनके पास भूमिहार लोग हैं ना 94%, भूमिहार ब्राह्मण ठाकुर इन्हीं के पास तो ज्यादा जमीन थी। हमन छत्तीसगढ़ में कुर्मी तेली मन गौटिया मन की थे, लेकिन वो गौटिया मन के हिस्सेदारी कतका सब करके माने गौटिया मन के 6% और पंडिताई में ये 100%। अभी डाइल्यूट हुआ है, कुछ कुछ आंदोलन उन्होंने खुद चलाया है ना, तो ये हमारा 0। तो ये व्यवस्था, ये सामाजिक वो थी, इस सामाजिक व्यवस्था के तहत। तो आप देखिए ओबीसी का प्रॉब्लम क्या है, इसकी हिस्सेदारी। अब मैं केवल ओबीसी को आंकड़ा डाल देता हूं। नौकरी में हमने राजनीति में डाली 8%, है ना। ओबीसी का चूंकि बात कर रहे हैं हम लोग आज, तो उसमें डालता हूं ये नौकरी में ये है, शिक्षा है, नौकरी में 7%, 6 हो गया 7, है ना। और इसमें व्यापार में 0.0 ये है ओबीसी एंड पिछड़ा 0.8%, है ना। और भूमि गौटिया लोगों के पास ये 4%, 6 में से 4 ओबीसी के पास, 2% SC ST के पास। भूमिहीन यदि कहीं ज्यादा है तो SC ST में। ठीक है, ये स्थिति है थी ओबीसी की उस समय। और ये सामाजिक व्यवस्था, आपका सम्मान, आपका वो सब इसके आधार पर। और ये ओबीसी का आदमी, अब इसकी समस्या क्या है? ओबीसी को लगता है कि नौकरी मिल जाएगी, 2-4 हम विधायक, चलो सब तेली लोग एक कति हो जाओ और बीजेपी को वोट दो, क्योंकि तेली मुख्य प्रधानमंत्री है, वो घोषित करके जाता है यहाँ पे मैं तेली हूं, तो तेली समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके तरफ चल देता है। कोई कुर्मी बनता है, मैं कुर्मी बोल के चला जाता, उधर चल देता है। कोई यादव बोलता है, यादव उधर चल देते। तो ओबीसी की स्थिति क्या है? इससे क्या सुधार आया है ओबीसी में? तो प्रॉब्लम क्या है वो समझना जरूरी। सारे प्रॉब्लम तो ओबीसी के ऊपर है। और आज की स्थिति में ये जो सामाजिक व्यवस्था ऐसी हो गई है, ओबीसी को समझना चाहिए। आज की स्थिति में सामाजिक व्यवस्था ये नहीं है खड़ी। SC ST ने महसूस किया कि सामाजिक व्यवस्था में हम रहते हैं तो सारा भार हमारे ऊपर आता है। बाबा साहब के आंदोलन के बाद में SC ने समझा, और कांशीराम जी के आंदोलन ने तो फिर उनको दलित कर दिया। ये इस व्यवस्था से हट के बाहर खड़े हो गए। ST भी साथ दिया इनका, ऐसा नहीं कि ST के लोग को लाभ नहीं हुआ। इनके आंदोलन से ST को भी लाभ हुआ। और आज जो व्यवस्था, इसको मिटा दूं क्या? जिनको नोट करना था शायद वो नोट कर। आज जो व्यवस्था हम देखते हैं भारत की सामाजिक व्यवस्था, वो मैं बताता हूं ओबीसी की स्थिति कैसी है आज के डेट में। आज के डेट में ओबीसी की स्थिति ऐसी, ये सामाजिक व्यवस्था है। ये तो हट गया SC ST, SC ऊपर आया, ST साथ में चला, और ओबीसी यहां है। ये ओबीसी, ये ओबीसी है। ओबीसी के लोग कम है, लेकिन फिर भी मैं जितने भी हम उनको बता रहा हूं। आप नीचे हो, यहां सामाजिक व्यवस्था में भी दोनों तरफ से मार खा रहे हो।
यहां से ये तीन जाति के लोग, 3 वर्ण के लोग दबा रहे हैं, जिनको आप अपना समझते हो। वो आपका हिस्सा कौन खा के बैठा है? मंडल आयोग लागू हुआ तो ओबीसी को इतने, मैं तो आरक्षण समर्थक मंच बनाया था और आंदोलन, हम लोग रैली निकालने वाले थे रायपुर में 1993 में, लेकिन एसपी मेरे घर आ गया, आप रैली नहीं निकालोगे, वो हुड़दंग हो जाएगा, ये हो जाएगा। कौन हुड़दंग करेगा? मैं बोल, मुस्लिम लोग हुड़दंग करेंगे, क्रिश्चियन लोग हमारा विरोध करेंगे, कौन विरोध करेगा? तो बोले नहीं, ये है वो है, और वो कर्फ्यू लगा दिए दूसरे दिन जब हमारा रैली निकलने वाला। तो ओबीसी अभी नीचे है, यहां से भी मार खाता है, क्योंकि ये लड़ाके लोग हैं, अपना हिस्सा ले लेते हैं और यहां से भी मार, और सारा हिस्सा गड़प किया हुआ है। तो ये ब्राह्मण ठाकुर बनियों ने पूरा इनका हिस्सा अभी देखा, आप लोगों ने अभी देखा, 3.5% का ब्राह्मण, एक 40% राजनीति, 50% शिक्षा, 62% नौकरी में है था, मतलब डिस्कशन के आधार पे। और आज तो समस्या क्या है आपकी? आप राजनीतिक दल बना लोगे, एक ठो कर लोगे, हो जाएगी समस्या दूर। ओबीसी की सारी समस्या ओबीसी के पास है, अब दोनों तरफ से मार खा रहा है। आज के डेट में एससी जो है लड़ के, ये यहां जो खड़ा है सब इधर ऊपर में जो है, वो लड़ के अपने, आज वो 16% हो गया जनसंख्या लगभग देश में, और इनको 13% आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं। आज खड़ा क्यों होता है एससी आह्वान करता है भारत बंद हो जाता है। लड़ के लिया है उन्होंने, कोई भीख मांग के नहीं। बाबा साहब के जो रास्ते में चलते हैं वो लड़ते हैं, भीख नहीं मांगते। भीख मांगने से तो आपको कोई दुत्कार देगा, 2 रुपया भी नहीं देगा। तो ये जो मिला है उनको 13%, वो लड़ के मिला है। और ओबीसी के लोग सोचते हैं जय श्री राम बोलेंगे मिल जाएगा सब। तो अभी स्थिति ये है, दोनों तरफ से ये सारा हिस्सा दबा के बैठा, और ये नहीं मानता कि ये हिस्सा दबा के बैठा। जब मंडल आयोग लागू हुआ तो रायपुर में ये फैलाया गया कि अरे ये कुर्मी तेली हो, ये जिन है ना, ये मंडल आयोग है ना, SC ST लव दे दीस और आरक्षण दे दीजिए। अब ओबीसी ऐसा है जो कभी कोई बोल दिया तो कान लग कौआ लगे, छत्तीसगढ़ी में कान लग कौआ लगे, कान न लेनी टावड़ा कौआ पीछे दौड़ थे। हुई सुई साइंस कॉलेज में गोस्वामी जन ओबीसी के वो लड़का पकड़ के ब्राह्मण मन जलावे थे, और वो कर स्टेटमेंट दिलवा इसकी, मैं मंडल आयोग का विरोध करता हूं, इसके विरोध में मैं अपने आप आत्मदाह करना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ में वैष्णव मन, गोस्वामी मन, एवं सब ओबीसी के लिस्ट में, जाति की लिस्ट देख लू, तो वो ओबीसी पकड़ के उसको साइंस कॉलेज के सामने में उसको पकड़ के आग लगाने की कोशिश की गई। वो तो पुलिस पहुंच गई तो बच गया बच्चा, नहीं तो ओबीसी जला देते इन लोग। तो ऐसा दिग्भ्रमण फैला के अभी भी कोई ना कोई बात पे, धर्म के बात पे ओबीसी को बरगला दिया जाता है, और ओबीसी हो जाता है। अपने बारे में कभी नहीं सोचेगा। राष्ट्र क्या है भाई? जमीन का टुकड़ा है राष्ट्र, कि हम लोग जो यहां रहते हैं उन लोग राष्ट्र हैं। भारत माता, छत्तीसगढ़ मातारी, क्या है छत्तीसगढ़ मातारी? भारत माता। यहां रहने वाले बासिंदे लोग हैं, वो हैं इस देश के अंतिम व्यक्ति का। आप ध्यान देते हो कभी? किसी भी, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, मैं किसी को वो नहीं करता हूं। अब तो बहुजन भी, बहुजन समाज पार्टी भी, बहुजन समाज पार्टी क्या है? अब ब्राह्मणवादी पार्टी नंबर 3 है नेशनल पार्टियों में। सतीश मिश्रा जी ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइविंग सीट में कौन है? बहन जी तो पीछे बैठे हैं आराम से मस्त। तो ये, इनसे हमारा भला नहीं होने वाला है, हमको अपना सोचना पड़ेगा। और ओबीसी की सबसे बड़ी समस्या भागीदारी की, हिस्सेदारी की, बांटा की। हमको हमारा बांटा चाहिए इन सब में, ओबीसी को बांटा चाहिए राजनीति में,
राजनीति में चाहिए, और ये ऐसे ही नहीं मिलने वाला है भागीदारी। मैंने बताया अब हमारी भागीदारी कितनी है, वो कितनी कम है, 52%। आज के डेट में मैं समझता हूं 1931 में 52%, तो मैं समझता हूं आज के डेट में कम से कम 60% तो होगा सारे देश में, क्योंकि जनसंख्या किसकी बढ़ी, जनसंख्या किसकी बढ़ी, हम लोग 5 भाई हैं 1931 के बाद। तो हमारे इसकी जैसे अब जनगणना हो जाती है, तो ये जो पहले 7.5% थे, ये 8% हो गए, ये 10.5% थे, है ना, ये क्या है, एससी के लोग, ये आज के डेट में 12% हो गए हैं। जनसंख्या इनकी पता चल गया, क्योंकि ये जनगणना होता है और यहां पर नहीं होता, पता ही नहीं चलता। अब बीच में बात उठती है तो क्यों दबाते हैं। तो हमारा जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो भागीदारी की है, हिस्सेदारी की है। मैं आपको बता दूं, यदि ओबीसी को अपनी हिस्सेदारी भागीदारी मिल जाए तो प्रजातंत्र है भाई। 52 लोग एक तरफ वोट कर दो, 52 लोग एक तरफ वोट कर दो, क्या होगा? क्या होगा? 52 लोग एक तरफ वोट करेंगे तो प्रधानमंत्री किनका बनेगा? 52 लोगों का, 48 लोगों का नहीं, है ना, 48 लोगों का नहीं। तो ये भागीदारी सबसे बड़ी समस्या है। ना हमारे आईएएस आईपीएस हैं, ना हमारी हिस्सेदारी जमीन में है। मैंने जमीन में बताया 4%। ये ऐसी व्यवस्था, यहां ब्राह्मण बैठा है और यहां एससी था पहले, ये ऐसा टर्न हो चुका है, ऐसा टर्न हो गया है ना। और यदि अपन ऐसा करते हैं तो ओबीसी की क्या हाल होगा? वही रहेगा वो। और ये ओबीसी यदि अपने समस्या को नहीं समझेगा, अपनी भागीदारी के लिए लड़ाई नहीं करेगा, तो ये होने वाला है, हो सकता है, होने वाला है नहीं, हो सकता है, ये पॉसिबल है। क्योंकि जनसंख्या के आधार पर ये 15 हैं और इधर 22 है, 22 थे, अभी ज्यादा हो गए हैं, तो ये हो सकता है। तो जहां तक देखा जाए सारी समस्याएं ओबीसी की हैं, अभी सारी समस्याएं ओबीसी की हैं। हम आपस में लड़ रहे हैं, और इन्होंने जाति भी इसीलिए बनाई ना कि आपस में लड़ते रहें, हमारी तरफ ध्यान न दें। हमारी तरफ जब इनका ध्यान आए तो ये पायलगी महाराज कहें, चरण में गिरे। तो ये व्यवस्था, यदि कुछ इस व्यवस्था को, यदि प्रजातंत्र को बाबा साहब ने जब प्रेजेंट किया था 25 नवंबर सन 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उन्होंने कहा था कि सामाजिक व्यवस्था यदि परिवर्तित नहीं होती है तो ये प्रजातंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और आज ये महसूस हो रहा है कि नहीं आप लोगों को? प्रजातंत्र खतरे में है आज। मनुस्मृति को फिर से लागू करना चाहते हैं। जैसे शिवाजी जब ने मराठा वो किया, स्थापित किया, तो उसको तो कुछ नहीं कर पाए बाजीराव लोग, चित्पावन ब्राह्मण लोग जो आरएसएस चलाते हैं आज, कुछ नहीं कर पाए शिवाजी के समय में, क्योंकि चतुर थे वो। संभाजी जैसे आए, उसको मुसलमानों से, हैदराबाद के निजाम और इससे उससे बीजापुर के वो से षड्यंत्र के तहत मरवा दिया और पूरे मराठा साम्राज्य में कब्जा कर लिया बाजीराव ने। हेडक्वार्टर अपना पुणे बना लिया और बाकी सब बांट दिया। अरे सिंधिया तू जा ग्वालियर ले ले, अरे होलकर तू जा इंदौर ले ले, और मैं यहां बैठे बैठे खाऊंगा। तो ये काम आज भी हो रहा है ना। अभी महाराष्ट्र का चुनाव देखा आप लोगों ने? मराठा लोग एकदम, शरद पवार और शिंदे जी तलवार निकाल के खड़े हो गए हैं। चित्पावन आ गया, कौन है मुख्यमंत्री है? देवेंद्र फडणवीस। चित्पावन ब्राह्मण, चतुर लोग हैं और हमेशा सत्ता के नजदीक रहे हैं। तो हम देखते हैं कि ओबीसी केवल इसीलिए सबसे बड़ी समस्या का तो भंडार है, क्या समस्या नहीं है ओबीसी के पास। अभी
जाति प्रमाण पत्र बनाने जाओ। तुम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से तुम क्रीमी लेयर में आता हो। मैंने कहा कैसे क्रीमी लेयर में आता हूं, दिखाओ मेरे को। मेरी मैडम जो है डॉक्टर हैं, क्लास 1 हैं, और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस करता हूं, उसके बावजूद मैंने अपने दोनों बेटों का केंद्र सरकार का ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाया। और लोग, हमारे लोग क्या हैं, अरे नहीं यार मैं तो वहां क्लास 2 ऑफिसर हूं और 8 लाख ले ज्यादा कमाता हूं। चपरासी खलो 8 लाख ले ज्यादा मिलते, तो ओबीसी क्या सोचते, मौला क्या करना, मैं तो नहीं हूं, मैं तो क्रीमी लेयर में आता हूं। बस वो स्वीकार कर लिया क्रीमी लेयर। और आज भी मेरे पास वो सर्टिफिकेट है। मेरे बच्चे हालांकि उसका उपयोग नहीं किए, लेकिन क्रीमी लेयर का भी क्राइटेरिया उसको देखिए, बहुत लोग नहीं आते हैं उसमें। तो हमारी समस्या भागीदारी की है। हमको प्रजातंत्र यदि ये देश में है तो हमको अपना बांटा चाहिए। राजनीति में चाहिए, आईएएस आईपीएस में चाहिए, हर जगह चाहिए हमको। व्यापार में चाहिए जी, क्यों नहीं, व्यापार में क्यों नहीं मिलना चाहिए? केवल बनियों का एकाधिकार है, मारवाड़ियों का एकाधिकार है, वैश्यों का एकाधिकार है, क्योंकि मनु ने उनको आरक्षित कर दिया। 2200 साल तक आरक्षण का फायदा लिया। अभी उसमें जाएंगे अभी कारण में। तो हमारी सबसे बड़ी समस्या भागीदारी की है। ठीक है, हमको हमारा बांटा चाहिए। और 52 के जगह 52 लेंगे और पिछला घाटा पूरा भी करेंगे। मैं बता रहा था ना कि छत्रपति साहू जी महाराज ने जब आरक्षण दिया, तो आरक्षण जब दिया तो उन्होंने ये ऑर्डर पास किया, इंग्लिश में उनका ऑर्डर है, देख सकते हैं। उन्होंने ये ऑर्डर दिया, जब तक पिछड़ों का 50% नहीं भर जाता, नई भर्ती केवल पिछड़ों से होगा। मतलब समझ रहे हैं आप लोग? उनके इसमें लगभग 99% ब्राह्मण लोग थे मंत्रिमंडल में। तो उन्होंने जब 1902 में ऑर्डर पास किया, तो इन्होंने ये कहा कि 50% जब तक SC ST OBC के लोग नहीं आ जाते, तब तक ब्राह्मणों की और सवर्णों की जो है नियुक्ति बंद। तो ये है। तो हमको भागीदारी चाहिए। ये सबसे बड़ा, हमारी सबसे बड़ी ओबीसी की समस्या है, भागीदारी। तो मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? क्योंकि यह टॉपिक बहुत लंबा है, इसलिए इसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहला पार्ट आप दे चुके हैं, नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें बाकी चीजों को कवर किया जाएगा। तो मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। थैंक यू।